वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज कनक लावड़िया और विंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी से। हमारा जो अगला चैप्टर है अपने पास कौन सा है? बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलता है। ठीक है। अब आप लोगों को सभी मतलब अपनी अपनी किताबों में हम सब लोग पढ़ के आए हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आखिर है तो है क्या। ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है सिंपली? पहली चीज पहली चीज बोलता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो वहां पर क्या होगा? ग्रुपिंग ऑफ पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल मिल जाएगी। मतलब पहली चीज तो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल आपको हमेशा नजर आएंगे। दूसरी चीज क्या है? ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है इनको हमने क्या दो चीजों के अंदर डिवाइड करके रखा है। जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, एक तो उनको हम लोग क्या दे देंगे? अथॉरिटी दे दी जाएगी, और साथ ही साथ में क्या देंगे हम उनको? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन है तो है क्या। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन सिंपली क्या है कि एक ऐसा, हिंदी में हम इसको संगठन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संगठन। संगठन। ठीक है, हिंदी में आप इसको संगठन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सिंपली एक ऐसा संगठन जहां पर बहुत सारे लोग बाग रहते हैं, और वो लोग बाग क्या करते हैं? फर्म के किसी एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। अब वो काम किस बेसिस पे होगा? इनकी क्रियाएं यानी इनकी एक्टिविटीज के बेसिस पे होता जाएगा। ठीक है, तो बिना आप किसी देरी के साथ में चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, तो हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली चीज आपके सामने क्या है? ये कंसेप्ट और डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जैसे स्टार्ट करते समय आपको बताया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या था? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला हमने? ग्रुप, है ना? और क्या बोला? एसोसिएशन। ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पीपल हु जॉइंट हैंड्स टुगेदर वर्क कोऑर्डिनेशन फॉर द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, या फिर गोल कर लो इसको। तो इन्होंने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक प्रकार का ऐसा ग्रुप है जहां पर बहुत सारे लोग बाग साथ में मिलकर काम करते हैं, और काम करने के साथ साथ में फर्म का या फिर जो भी हमारा बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव रहता है या फिर उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है उसको अचीव करते हैं। अब वो जब भी हम अचीव कर रहे हैं गोल को, तो उसके बेसिस पे कर रहे हैं भाई सब लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल सही होना चाहिए, समन्वय सही होना चाहिए। जब समन्वय, है ना, समन्वय अगर सही रहेगा तो क्या होगा कि भाई एक कोऑर्डिनेशन हमारा सभी लोगों के साथ में बनता रहेगा। और अगर कोऑर्डिनेशन हमारा सब सही प्रकार से बन रहा है तो उसमें क्या रहेगा हमारे पास में कि हम हर एक एक्टिविटी को ठीक ढंग से काम में लेते रहेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पीपल हु जॉइन हैंड्स टुगेदर टू वर्क इन कोऑर्डिनेटिंग फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि एक पर्टिकुलर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। अब ध्यान रखना यहाँ पे विद्यार्थियों की, यहाँ पर कई बार क्या होता है इसके डेफिनेशन के अलावा कई बार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए। तो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोल के रखा है डिवीजन ऑफ एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं? वहां पर हम एसोसिएशन ऑफ पीपल की बात करते हैं, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पीपल की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान में रखना, जब एसोसिएशन पीपल के साथ में काम कर रहे हैं तो वहां पर ग्रुपिंग हो जाएगी एक्टिविटीज की। जब ग्रुपिंग हो जाएगी एक्टिविटी की तो वहां पर जितनी भी एक्टिविटी रहेगी उसको हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, या डिवीजन कर देंगे। जब हम ग्रुप्स को या फिर सारी चीजों को हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति या फिर कौन सा ऐसा एम्प्लॉय रहेगा कि उसके लिए कौन सा वाला काम बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल हम किसके प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे? हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला वाला पॉइंट बोला डिवीजन ऑफ एक्टिविटी। तो क्या बोलता है ये कि टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू अचीव, कि भैया जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए हमने ये करा है कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने करा जितनी भी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के अंदर हमने उन सारे काम को बांट दिया है। और जैसे ही हमने उनको एक्टिविटीज में बांट दिया तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको टास्क दिया है कि भैया अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिंपली काम क्या रहेगा? प्रोडक्ट को बनाना। फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसका काम रहेगा कि भाई मैनेज करना, पैसे को मैनेज करके चलना। एचआर डिपार्टमेंट का तो एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि भाई सही लोगों को सही प्रकार से रिक्रूट करें। नेक्स्ट आपके पास में आता है डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज। अब यहाँ पर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितनी भी हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी हमारे पास लोग हैं या फिर जो भी हमारे मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, तो उनके लिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसको आप क्या बोल देते हैं हिंदी में? दायित्व। ठीक है, या फिर उत्तरदायित्व कह सकते हैं। और वहीं जब आप
अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी का हिंदी मतलब हो जाता है अधिकार। तो अब इन लोगों को जब भी हमने कोई भी काम दिया है तो भैया उस ग्रुप को, सॉरी, उस पर्टिकुलर ग्रुप को उसको अचीव तो करवाना पड़ेगा। अब अचीव करवाना है भैया, मैनेजर अपनी ऊपर वाली पोजीशन पे उसके ठीक नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो उनको काम करवाने के लिए मुझे किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। मैनेजर्स को काम को करवाएंगे तो भैया अपने अधिकार स्वरूप करवा सकते हैं, ठीक है। और साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया किसी भी जो भी एक्टिविटी हो रही है वो फ्रूटफुल होनी चाहिए, कोई भी उसमें वेस्टेज ऑफ चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके पास में क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास में क्या आ जाएगा कि फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशन। अब देखो हमने क्या करा, स्ट्रक्चरिंग कर दी पूरे डिपार्टमेंट की, भैया कौन से डिपार्टमेंट में क्या चीज रहेगी। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया, साथ में उठा के हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग कर दिया, एचआर डिपार्टमेंट अलग कर दिया, ऐसे हमने हर एक डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि भैया मैं किसके अकॉर्डिंगली किस पोजीशन को डिफाइन करूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे। तो इट इज अ स्ट्रक्चरिंग डिस्प्यूट द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द वेरियस पोजीशन इन द इंटरप्राइजेस। कि अब देखो ये है कि भैया हमने जो एक पोजीशन हमने डिसाइड करके रखी लोगों की, उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो हम कहाँ से देखना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम, कि भैया ऊपर वाले लोगों से लेके तो नीचे वाले लोगों तक सबकी एक पोजीशन हमने डिफाइन करके रखी। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है कोऑर्डिनेशन। देखो मैंने ये करा है कि जो भी आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले तो कोशिश ये करिए कि डेफिनेशन में से ये निकाले। तो अगर आप थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला क्या था, डिवीजन ऑफ एक्टिविटी बोला। तो यहाँ पर ये देखो जितने भी लोग रहेंगे उनकी एक्टिविटी को हमने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके रख दिया। कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट देखोगे तो ये कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाए, यहाँ से आ जाएगा। अभी जितने भी लोग हैं तो इनको क्या दे दी हम लोगों ने, डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देकर रखी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि आप अगर डेफिनेशन को ढंग से समझ लेंगे तो क्या होगा कि आपके की पॉइंट्स या फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इजीली वहां से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं हमारे इसका क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज तो कोऑर्डिनेट अमंग्स द वेरियस पर्संस एंड वेरियस डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन बिठाना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग सभी लोग जब काम कर रहे हैं ना तो किसी एक कॉमन पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन पर्पस बोल लीजिए या फिर कॉमन गोल बोल दीजिए। अब उस कॉमन गोल को अचीव करना है तो भैया लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ताकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना वो इफिशिएंटली कुशलता पूर्वक हो जाए। और साथ साथ में कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी प्रोडक्शन साइकिल है उसको हम जल्दी से जल्दी या ज्यादा ज्यादा इंक्रीज करते जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है आपके पास में, अगली स्लाइड है आपके पास में इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बोलो तो भी यही रहेगा, ऑब्जेक्टिव बोलो तो भी यही रहेगा, और एडवांटेज बोलोगे तो भी यही रहेगा। तो अब इसमें क्या है कि जब भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चरिंग तैयार कर ली है तो वहां पर हमको उसकी फाउंडेशन कैसे रखनी पड़ेगी, जितने भी हम मैनेजरियल टास्क कर रहे हैं। अब देखो आप इसके पहले क्या पढ़ के आए, मुझसे प्लानिंग पढ़ के आए। तो प्लानिंग हम लोगों ने देखनी थी कि प्लानिंग हमारी कैसी थी। प्लानिंग क्या थी कि क्या काम करना है, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में एडवांस में सोचना है, ठीक है। उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमने डायरेक्शन करा होगा, ठीक है, गाइडेंस करा होगा लोगों को, है ना, गाइड करा होगा कि सही प्रकार से आप अपने काम को करिए, है ना। टास्क हमने उनको बता दिए थे। अब जो भी टास्क कर रहे हैं उनके साथ में क्या तालमेल उनका सही बैठना चाहिए। अगर तालमेल सही बैठेगा तो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा और साथ में इफिशिएंट तरीके से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास में स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या बोलता है कि एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग दी वेरियस वर्कर। कि भैया यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को जो भी काम दिया जा रहा है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ वर्क मतलब कि जिस भी व्यक्ति को जो भी काम दिया जा रहा है वो किसके बेसिस पे दिया जाएगा, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनके टैलेंट के आधार पर, उनके एप्टीट्यूड के आधार पर। इसमें क्या आ रहा है कि देखो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, या फिर उसमें ज्यादा कुछ टैलेंट है, ज्यादा कुछ खूबियां हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे पाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना कि भाई स्पेशलाइजेशन के आधार पर हमने क्या करा, उनके डिपार्टमेंट बना ली। इसको और सरल अगर शब्दों में समझना चाहोगे तो कैसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे स्कूल हो गया तो हमारे स्कूल में हर एक चीज का डिपार्टमेंट होता है या फिर हर एक सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है। अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं अलग हो गया, मैथ्स वाले सर की बात कर ले अलग हो गया, फिजिक्स वाले सर की बात कर ले अलग हो गया, बीएस वाले सर की बात कर ले अलग हो गया। तो इसमें क्या है, डिपार्टमेंटल वाइज हमने क्या करा, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब साथ ही साथ में क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति अपने सब्जेक्ट का विशेषज्ञ तो होगा, उसके अंदर उसकी चीज के लिए कोई क्या कहेंगे स्पेशलाइजेशन रहेगा। तो ऐसे ही हमको कहाँ देखना है, ऑर्गेनाइजेशन में भी देखना है। नेक्स्ट आपके पास में देखा इनकरेजमेंट क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, यानी आगे आकर काम करना पड़ेगा। जब वो इनिशिएटिव लेके काम करेगा तो हो सकता है भैया एक क्रिएटिव थिंकिंग के लेवल पे काम करे। और इसी के लिए क्या क्रिएटिव थिंकिंग जब भी करेगा तो किसी ना किसी अपने टैलेंट को इंक्रीज करते जा रहा है, और जब अपने टैलेंट को इंक्रीज करेगा तो हो सकता है भैया वो जो
क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोगों को उससे मतलब प्रेरणा मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल काम करने लग जाएंगे वो। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है इसमें, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है, स्ट्रक्चरिंग स्टैब्लिशिंग द फ्लो फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटी बिटवीन वंस एरिया एंड दी अदर एरिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई जो हमने स्ट्रक्चरिंग तैयार करके रखी किसकी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमको इन सब के बीच में क्या फ्लो ऑफ कमांड बना के रखना पड़ेगा, या फिर फ्लो ऑफ डायरेक्शन बोल लीजिए, या फिर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमारा बना के हमको रखना पड़ेगा सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। अब जब ये कोऑर्डिनेशन सब लोगों के साथ में सही होता जाएगा, तो लोग जो है पीस और हार्मोनी के साथ में रहेंगे, और साथ ही साथ में करेंगे जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है वो ज्यादा नहीं होगा। और हाँ, साथ ही साथ में कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होने लग जाता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, कि भैया ऊपर वाले डिपार्टमेंट के नीचे वाले डिपार्टमेंट से। कई बार क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ना हमेशा पैसे को सही प्रकार से बचा के चलने की काम करता है, तो उस चक्कर में हो सकता है भैया जिस डिपार्टमेंट को ज्यादा फंडिंग की जरूरत होगी, तो वहां पर क्या हो सकता है कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट मना कर दें कि अभी हाल फिलहाल हमारे पास इतना पैसा नहीं, तो आप एक काम करिए, थोड़े कम पैसे में काम चला लीजिए। तो वहां पर क्या कॉन्फ्लिक्ट होना कई बार क्या है, स्वाभाविक है कि मन मुटाव आ सकता है लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये हुए आपके इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव, या फिर आप उसको एडवांटेज भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है क्वेश्चन आपके पास प्रोसेस। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रोसेस कई बार 3 नंबर और 4 नंबर में पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 पॉइंट है, 6 में से अगर आप 4 या 5 पॉइंट भी एक्सप्लेन करेंगे तो सफिशियंट है। देखिए जब आपने प्लानिंग की बात करी थी, तो प्लानिंग की अगर आपको प्रोसेस थोड़ी सी याद आ रही होगी तो ध्यान में रखना कि उसका जो पहला वाला पॉइंट था वो भी क्या था, स्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव था। और यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोला है, किसी भी प्रोसेस नहीं सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का जो पहला भाग है वो क्या है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर क्या बोला, नोइंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज ऑलरेडी डिसाइडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखो अभी जहां से बात शुरू करी थी, मतलब लास्ट लेक्चर में जहां हमने बात खत्म करी थी, वहीं से शुरू करा कि जब भी आपने प्लानिंग करी थी, तो प्लानिंग करते समय हमने क्या करा था कि डिसाइड कर लिया था, किस चीज का डिसाइड कर लिया कि हमारा आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। अब वो ऑब्जेक्टिव जो भी था हमारा, हमने वेल डिफाइंड तरीके से सोच के रखा था कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। एम्प्लॉइज, वर्कर्स है ना, सबऑर्डिनेट्स, सारी टॉप लेवल से लेकर तो मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल, सभी लोगों को पता था वो ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बेसिस पे हमने करा इन्फॉर्मेशन निकाली कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कैसे हमको अचीव करना है। अब नेक्स्ट इसकी तरफ क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है डिटरमाइनिंग द वेरियस एक्टिविटी। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोचा है, अब उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली मुझे अपनी एक्टिविटीज को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला हमने कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव तय हो गया, तो आपने क्लैरिफिकेशन दिया क्या, कि जितनी भी एक्टिविटीज है उनको अलग अलग भागों के अंदर बांट दीजिए, जैसा उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा वैसे हमको उस एक्टिविटीज को बांटना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, दिस एक्टिविटी में बी फर्दर बी सब डिवाइड इनटू द डिफरेंट जॉब्स, की भैया जितने भी आपके काम है उन काम को आपको सब डिवाइड करके फिर उनको अलग अलग लोगों को बांट देना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि किसी सलून की बात करते हैं हम, सलून छोड़िए, सपोज करिए किसी एक डिपार्टमेंट को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च करेगा तो वो सबसे पहले चीज क्या करेगा कि अपने डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे ही उसने डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या टास्क करेगा उसका कि हर एक डिपार्टमेंट अपना काम अच्छी तरीके से निभाए। जैसे मान लीजिए शैम्पू की बात करूं मैं, ठीक है, शैम्पू की बात करूं, एक नया ब्रांड हमने शैम्पू का लॉन्च किया, तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा भी, सबसे पहले टेक्निकल चीजें देखनी पड़ेगी कि जो भी वो चीज बनाई जा रही है शैम्पू के लिए, तो वो स्किन के लिए कैसी क्या रहेगी। फिर उसका रॉ मटेरियल हमें देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से उसका अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल हो रहा है तो फिर वो साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि ग्राहकों को किस प्रकार से, ग्राहकों से किस प्रकार से यूज कर पाए। ठीक है, फिर साथ में उसका प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सो एंड सो चीजें रहेगी, तो उसको क्या करा हमने, अलग अलग विभाजित कर दिया क्रियाओं के अंदर। तो वही हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारी तरफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। अब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी क्या बोलता है हमारे लिए, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी बोलता है जॉब क्रिएटिंग इनटू द वेरियस स्टेज आर ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर। भैया हमने करा उनकी प्रवृत्ति यानी उनके नेचर के अनुसार हमने करा उन सारे जॉब्स को अलग अलग लेवल पे डिफाइन करके रख लिया। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट बना के रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पे इन्होंने बोला कि जॉब रिलेटेड टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो भैया स्टोर वाले का अलग कर रहे हैं, मशीन पार्ट्स अलग कर दिए, है ना। अब ऐसे क्या हमने पूरा का पूरा एक परचेज डिपार्टमेंट बना लिया। अब जैसे परचेज डिपार्टमेंट की बात करें तो सिंपली अपन और सरल शब्दों में देखेंगे तो एक तो कच्चा माल कहाँ रखा हुआ है हमने, है ना, रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ रखा है, पहला वाला तो हमारा हो जाएगा रॉ मटेरियल वाला। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट ले सकते हैं कि जो हमारे फिनिश गुड्स बन चुके हैं उसके लिए एक चीज देख लो, उसका एक डिपार्टमेंट बना दो। फिर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक सेल्स डिपार्टमेंट यहीं से बना देंगे।
तो ऐसे अगर हम चाहें तो भैया उसका डिपार्टमेंटल क्या करेंगे, अलग अलग अभी से ही करके रख देंगे, जिससे क्या रहेगा कि जो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी है वो क्लैरिफाई हो जाएगी, कौन से व्यक्ति को क्या काम करना है। नेक्स्ट है आपके पास में एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज और टास्क की, भैया कौन से व्यक्ति को कौन सा काम दिया गया है, उसी काम को उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, असाइनिंग दिस जॉब इनटू द वेरियस क्वालिफाइड पर्सन, की भैया जो जो लोगों को जो जो क्वालिफिकेशन, उन क्वालिफिकेशन के आधार पर उनके काम को उनको सौंप दिया गया है। साथ में ये भी देखना है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है कि नहीं उन चीजों को करने की, और साथ में हाँ एक इंटरेस्ट ऑफ एरिया के ऊपर जब भी हम बात करेंगे, अगर उस व्यक्ति को इंटरेस्ट ऑफ एरिया के अकॉर्डिंगली काम दिया है तो उस काम को और भी मतलब क्या बोलेंगे मन से करेगा, और जब वो मन से करेगा तो हो सकता है भाई ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फायदा देके जाए। फिर बोला देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द जॉब एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर देखो अभी वही वाली बात हुई कि अगर कोई मेरे मन की चीज अगर मुझे जल्दी मिल जाएगी तो क्या रहेगा विद्यार्थियों कि मैं उस काम को अच्छी तरीके से करूंगा। जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट है आपके, 5 में से कोई एक सब्जेक्ट तो फेवरेट होगा ही होगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो वैसे यहाँ पर ये बोला है कि अगर जो भी टास्क आपको असाइन करा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपको मिल जाए तो आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है रिलेशनशिप, सॉरी स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो भी आपका मैनेजर रहेगा वो अपने नीचे वाले जितने भी सबऑर्डिनेट रहेंगे उनको जब भी वो आदेश दे रहा है या फिर जो भी उसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली जो भी काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस चीज की, भैया जो भी उसको काम सौंपा गया है वो काम को सही प्रकार से रेगुलेट करवाए। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि समय समय पे क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई वो काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी रिसोर्सेज उसके पास आए उस रिसोर्सेज को सही प्रकार से सही वे में गाइडेड करना, गाइडेड करके कि भैया वो काम ठीक ढंग से हुआ है कि नहीं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं होना चाहिए, लेबर्स को सही प्रकार से एग्जीक्यूट करवाए वो सारी चीजों को। और साथ साथ में उसके पास में फ्रीडम रहेगा किसका, सुपरवाइज करने का और कंट्रोल करने का, किन चीजों को कि भैया जो भी उसको काम दिया गया है उसके अंदर किसी भी प्रकार का अपव्यय ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए चीजों का। लास्ट वाला आ जाता है पॉइंट आपके पास में कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। अब कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ये है कि आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना के रखे हैं, हर एक डिपार्टमेंट का क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलेशन भी करवाना है, साथ में रेगुलेट भी करवाना है सारी एक्टिविटी को, साथ में समय समय पे फीडबैक लेते जाइए ताकि उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन बैठा रहे। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब देखिए 5वें नंबर पे आपके पास में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो हर एक डिपार्टमेंट हो गया या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा डिपार्टमेंट हो गया तो सबके वहां पर क्या हो स्ट्रक्चरिंग होती रहती है। ठीक है, जैसे हमने जो पहले वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे भी तो क्या स्ट्रक्चरिंग थी, कैसे टॉप लेवल की बात कर लो आप, मिडिल लेवल की बात कर लो या लोअर लेवल की बात कर लो। ठीक है, तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी प्रकार का लेवल वगैरह रहते ही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल चीजों की बात करें तो उसकी भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा। तो क्या बोला है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन विच द टास्क टू बी परफॉर्म आर डिफाइंड एंड डिस्क्राइब, कि भैया जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो या देखते हो तो वहां पर हर एक लोगों का टास्क और परफॉर्मेंस पूरा डिटरमाइन होता है। अब कुल मिला के क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रक्चर करवाता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पोजिशन ऑफ द इंटरप्राइज। भैया जो भी आपका इंटरप्राइज हो गया या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा किन चीजों का, कि जो भी आपको दायित्व या फिर आपकी जो भी क्या ड्यूटीज असाइन करी जा रही है और साथ में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन दोनों के जरिए आपको क्या करना है, कंपनी को अपनी रन करना है और सही प्रकार से उसको क्या परफॉर्मेंस भी सही होना चाहिए। फिर अब अगर कोई भी आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है तो उसका एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके कुछ जैसे हमारी बॉडी हुई तो हमारी बॉडी को चलने के लिए क्या कुछ एलिमेंट चाहिए रहेंगे, एलिमेंट हाथ हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, पैर हो गया, है ना, ये बॉडी को पूरा रन करता है। तो वैसे ही क्या होगा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहली वाली चीज क्या जाती है आपके पास में, जॉब डिजाइन। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपके जितने भी मैनेजर्स रहेंगे या फिर जो भी अलग अलग मैनेजर्स आ रहे हैं तो सबकी जॉब आपको डिफाइन करके रखनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, है ना, ऐसे करके बहुत सारे मैनेजर्स रहेंगे, उनके टास्क वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटल। अभी हमने बात करी स्ट्रक्चरिंग की तो भैया यहाँ पर ध्यान में रखना है कि डिपार्टमेंट्स हमारे एक दूसरे के थोड़े सिमिलर भी होने चाहिए और साथ में पहले वाले डिपार्टमेंट दूसरे वाले डिपार्टमेंट से थोड़ा कोऑर्डिनेट भी करता रहे। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस एक्टिविटी क्लोजली रिलेटेड टू द सिमिलर एक्टिविटी आर ग्रुप टुगेदर, कि भैया जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी की ग्रुपिंग सही होनी चाहिए और ग्रुपिंग होने के साथ में क्या होना चाहिए, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए।
कोऑर्डिनेशन की बात करें तो भैया विद्यार्थियों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है एग्जाम के टाइम पे, भले ही जानते पहचानते नहीं, लेकिन हाँ भाई पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स के बीच में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एकदम जमा के रखते हैं ये लोग। तीसरा स्पैम ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर क्या बोला है, ईच ऑफ द मैनेजर हैज मेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेशन द पर्टिकुलर नंबर ऑफ जॉब। अब यहाँ पर क्या है कि जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अलग अलग जॉब्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना कि भाई पूरे डिपार्टमेंट को, और साथ में क्या देखना पड़ेगा, मिनिमम कॉम्प्लेक्शन कि भैया कम से कम रुकावटें आए उस काम को करने के लिए, और जितना जल्दी हो सके, जितना सिंपल हो सके वो काम को हम जल्दी से जल्दी करवा पाए। लास्ट वाला पॉइंट है आपके पास में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या बोलता है कि आफ्टर द जॉब हैविंग हैज बीन असाइन्ड टू द वेरियस पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हमने सारे लोगों को जो भी काम था उनको सौंप दिया गया है, तो सम डिग्री ऑफ अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू बी सेट द जॉब डन। अब हमको कुछ ऐसे काम करवाने पड़ेंगे कि जो भी हमारे काम बच गए उन काम को किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा तो करवाने पड़ेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिंपली बोलता है कि अगर मैं मैनेजर हूं और मेरे पक्ष में कुछ काम आता है, तो उस काम को मुझे कैसे न कैसे कोऑर्डिनेट करवाना पड़ेगा किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि अगर मैं अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहा हूं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आ जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपके पास में टोटल 4 टाइप की बता दी, यहाँ पर फंक्शनल बता दी, डिविजनल बता दी, फिर लाइन, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बिना देरी से पहले फंक्शनिंग वाली देख लेते हैं। अब फंक्शनिंग वाली क्या बोलती है कि ये एक ऐसा डिजाइनिंग है जहां पर क्या देखा हमने, सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स की बात करी। अभी जैसे मैंने आपको अलग अलग प्रकार के मैनेजर्स बताए, तो वैसे ही अलग अलग प्रकार के क्या हो जाएंगे हमारे पास में, डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। जैसे 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 सबसे पहले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लो, फिर मार्केटिंग, फिर टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ईटीसी। तो भैया ऐसे हर एक डिपार्टमेंट को हमको फंक्शनिंग तैयार रखनी पड़ेगी। अब फंक्शनिंग का मतलब क्या निकल के आ रहा होगा, कार्य क्या सौंपना है। ठीक है, तो कार्य इनके नाम के अकॉर्डिंगली हम इनको सौंप दिया जाएंगे। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या निकल के आता है फंक्शनिंग का, कि लॉजिकल, टाइम रूट एंड द नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप बात करते हो तो ये सारे तत्व रहेंगे। अब उनके अंदर जो भी काम हो रहा है वो एकदम लॉजिकल काम होना चाहिए। ठीक है, जो भी टाइम दिया गया उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली और एज सुन एज पॉसिबल उस चीज को जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, स्पेशलाइजेशन के आधार पर हमने क्या करा है, मैन पावर को डिवाइड करके रखा है। स्पेशलाइजेशन अभी समझा था कि भैया जो भी व्यक्ति जिस भी काम के अंदर निपुण है वो उसी प्रकार के काम करेगा। ठीक है, तो हमें ये करना है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, की भैया जितने भी लोग लगे उस काम को करने के लिए उसके बेसिस पे उन कामों को सौंप दिया जाए उन लोगों के बेसिस पे। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या बोलता है कि अभी बताया था आपको कि अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना। ठीक है, अब इसी देखो यहाँ पर क्या है कि जब हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है एक तो वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए, और दूसरी चीज क्या है कि ज्यादा इसके अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें या कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमने बढ़ा दी है तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इजीली रन नहीं हो पाएगा। अब इसके डिसएडवांटेज देखिए क्या होता है कि जब भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने बांट दिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है ना, तो एक चीज तो कॉमन है कि कभी ना कभी किसी ना किसी मैनेजर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आना स्वाभाविक है। कॉन्फ्लिक्ट अभी होता है, मनमुटाव आ जाता है भैया, बातचीत कुछ ऐसी हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी कई बार नजर आती, कई बार नहीं नजर आती। अब इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पर ऐसा लगता है ऑर्गेनाइजेशन में रहती ही रहती है। जैसे मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की अभी हमने बात करी थी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने देखा ही था ना कि जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है अगर वो प्रोवाइड करवा रहा है फंडिंग, तो अब उसको हर एक प्रकार का हिसाब देना पड़ेगा आगे, है ना, जो भी उनके टॉप लेवल वाला व्यक्ति रहेगा। तो वहां पर हमें ये चीज को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा या पहचानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन बिठाना है और सही में सही व्यक्ति के साथ में डिपार्टमेंट्स का सही प्रलेख होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट क्या निकल के आता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है कि हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, एवरी हेड थिंक ओनली ऑफ द डिपार्टमेंट। भैया यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट वाले को लगता है कि भैया वही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट का हेड रहेगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास निकल के आता है कि यहाँ पर क्या है, फंक्शनल बेसिस इज द मोर यूजफुल टू बी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या है कि इतने सारे डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि डिपार्टमेंटल बहुत बड़ा स्प्रेड हो गया होगा, बहुत बड़ा हो गया होगा, तो उसको थोड़ा मैनेज करना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा है, सिर्फ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन देखा है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ पर क्या बोला है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है
वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब नजर आता है तो वो किसी नंबर ऑफ डिवीजन के बेसिस पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक हम डिवीजन कर लेते, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट के बेसिस पे कर लेते, ठीक है। एक कंपनी है, एक कंपनी ले ली, उस कंपनी के अंदर अलग अलग लेवल पे डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने डिवीजनिंग क्या करी, क्या ले लें हम लोग प्रोडक्ट के बेसिस पे, कॉस्मेटिक्स ले लेते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स भी नहीं लेते, हम लोग लेते हैं शैम्पू, या फिर जो घरेलू आइटम होता है यूज करने का वो ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए सोप ले लिया हमने, अब सोप को हमने डिस्क्राइब कर दिया अलग अलग लेवल पे कि भैया बर्तन साफ करने वाला है ना, एक सोप अलग कर दिया, वॉशिंग वाला कपड़े वाला अलग कर दिया, फिर नहाने वाला हमने अलग कर दिया। तो वहीं की अगर हमने किसी एक प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन कर दिया चीजों का, तो अब क्या है, प्रोडक्ट तो हमारे पास एक है, लेकिन जो उसके अलग अलग हमने सब्सटेंस देख लिए वो सारे हमारे पास क्या रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये सबसे पहला हमने कौन सा वाला लिया था, यूटेंसिल वाला लिया था, दूसरा हमने क्या था, वॉशिंग वाला लिया था, तीसरा वाला हमने क्या लिया था, बाथिंग वाला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा हम लोगों ने, चीजों का डिवाइड कर दिया। पढ़ते हैं आगे। देखिए अब अगला है इसी का एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चरिंग। अब इसमें पहला वाला पॉइंट क्या बोला आपने कि जब भी आप डिविजनल स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर उन प्रॉब्लम्स जो भी हमने देखी है तो भैया उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट्स के बीच में। ठीक है, अभी जैसे हमने बोला कि हमने सोप बनाया था, ठीक है, सोप डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद में इनके पास 3 टाइप के सोप थे, तो भैया तीनों डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ में रेगुलेटिंग करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करेंगे, और साथ में कम्युनिकेशन इनके बीच में जल्दी होना चाहिए, ताकि अगर प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने में किसी प्रकार का डिले हमारे पास में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस कैन बी फिक्स द ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिवली। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि हमने सब लोगों के काम को देख के रखा हुआ है, सबको अपना काम सौंप के रखा है, तो उसी काम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके अपने परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करके चलना पड़ेगा कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव आपको दिया है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, इसी के डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको डिसएडवांटेज में पहला वाला पॉइंट क्या नजर आ रहा होगा विद्यार्थियों, कि देयर आर डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड दी फंक्शनिंग, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका डुप्लीकेशन हो सकता है भैया। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट बना दिया, अब उसके जैसे दूसरा प्रोडक्ट भी बनने लग होंगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज हो जाएगी, तो वहां पर इन चीजों को रोक के रखना पड़ेगा। फिर फर्म में भी फाइंड डिफिकल्टी टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू बी चेंजिंग इन डिमांड एंड टेक्नोलॉजी। कई बार क्या होगा कि जो भी चीज आपने बनाई है तो उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमको कई बार ध्यान देना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि बाजार के अंदर उस चीज की मांग कितनी है, डिमांड है कि नहीं है। फिर देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द रीजनल मैनेजर। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन बिठा कर रखना पड़ेगा सारे मैनेजर्स के बीच में कि क्या चीजें वो इतनी फ्रूटफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है आपके पास में अदर डिजाइन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एकदम बहुत पहले के टाइम से चलती हुई ये ओल्डेस्ट मेथड बोला इन्होंने, ओल्डेस्ट के साथ में सिंपलेस्ट भी बोलते हैं कि ये जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं सबसे पुरानी वाली या फिर सिंपलेस्ट एक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, क्लियर कट डिवीजन करके रखा है इन्होंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की बात करें, क्या बोला इन्होंने, मूव डाउनवर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भैया ऊपर से हमेशा आदेश वगैरह नीचे की तरफ आते रहते हैं। अब यहाँ पर जब भी आपको जो भी मैसेज वगैरह मिलता है तो रिपोर्ट्स के बेसिस पे, सजेशंस के बीच में, है ना, उसके थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका पहला वाला फीचर्स क्या बोलता है, फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इजीली इंप्लीमेंट। अब इसके अंदर जो भी चीज कर रहे हैं, देखो पहली चीज तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था, तो इजीली ऑर्गेनाइज हो जाता है, इजीली बन जाता है। साथ में यहाँ पर भी क्या है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हैं भाई कोऑर्डिनेशन के साथ में बने हुए नजर आएंगे, और हर एक डिपार्टमेंट में क्या रहेगा, उसका एक बॉस होना अनिवार्य है भैया। अगर ये पूरी फॉर्म चल रही तो इस फॉर्म को चलाने के लिए किसी न किसी बॉस की जरूरत तो पड़ेगी। साथ में क्या बोला, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वर्क अंडर दी सुप्रीम, कि भैया जो भी रहेगा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उनका कोई ना कोई एक मालिक, मालिक तो नहीं कहेंगे, एक मैनेजर रहेगा जिसके अंडर में वो सारे लोग काम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में आता है लाइन इन स्टाफ। अब लाइन इन स्टाफ क्या होता है कि यहाँ पर स्टाफ भी रहेगा और लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगी। मतलब एक सिंपली, इसको कैसे देख सकते हैं हम लोग कि एक सिंपली हमने लाइन बनाई है, अब यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए तो उसी डिपार्टमेंट के बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, अंडर दिस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन अथॉरिटी डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर क्या है कि ये अकेले काम नहीं करेगी, क्यों नहीं काम करेगी, बट अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स इन एम्प्लॉय टू बी असाइनिंग द लाइन ऑफिशियली।
यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह आ जाएंगे, इंटरफेयरिंग करेंगे, ताकि ये जो डिपार्टमेंट है पर्टिकुलरली उन एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बेसिस पे काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका मैनेजर रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी काम हो रहा है उस काम को सही प्रकार से चलाएं, और जो भी जिसको जो भी ड्यूटीज असाइन करी है उन ड्यूटीज के बेसिस पे करें। अब यहाँ पर क्या है, कुछ लीगल एडवाइजर्स देखने को मिल जाते हैं आपको, क्वालिटी कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं, रिसर्च इंजीनियर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पर कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे ये जो लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ा सा खुद को मैनेज कम करता है, मतलब खुद को मैनेज तो कर लेता है परंतु किसी अलग अधिकारी या फिर बड़े अधिकारी के बेसिस पे करता है। चलिए बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, पहली चीज तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच हैविंग द डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्कॉट क्या बोलते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेट करवाता है आपकी सारी एक्टिविटीज के बीच में। पीपल वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल अंडर द अथॉरिटी एंड लीडरशिप के, भैया किसी न किसी एक व्यक्ति के लीडरशिप के अंडर में रहकर वो अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, सबसे पहला कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर कट है। हर एक व्यक्ति को अपना अपना काम पता है कि उसे काम क्या करना है। दूसरी चीज, जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो हमेशा रिटन फॉर्म में लिखे हुए रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया आपको सिंपली मुंह से बोल दिए गए हैं तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो क्या करें हम लोगों ने आपको रिटन फॉर्म में दे के रखें। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे यहाँ पर कि टॉप लेवल जो रहेगा वो सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ में डिलैबरेटिंग आपको करके देगा हर एक चीज को। फिर नेक्स्ट है आपके पास में इसमें डिवीजन ऑफ लेबर्स के ऊपर काम कराएं कि जिस व्यक्ति के हाथ में स्पेशलाइजेशन है उस स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे उसने हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एक व्यक्ति को अलॉट करके रखा हुआ है। तीसरा, इट इज फोकस ऑन द जॉब टू बी परफॉर्म्स एंड नॉट इंडिविजुअली हु परफॉर्म देयर जॉब्स। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो परफॉर्मेंस है वो उसके ऊपर काम, मतलब परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हो, लाभदायक हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि नॉट इंडिविजुअली हु परफॉर्म दी जॉब, की अकेले किसी एक व्यक्ति से ये जॉब अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। हमको क्या देखना पड़ेगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को सब लोग साथ में लेके काम करें। अगला इसके अंदर एडवांटेज, तो पहला वाला एडवांटेज क्या बोलता है कि इट इज डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी कैन बी इजीली एसोसिएट। यहाँ पर जितने भी हमारे दायित्व बनते हैं उन दायित्वों की हमको पूर्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी चेंजेस इजीली नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपने पहले बोल के रखा है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो एकदम रिटन फॉर्म में रहेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज और लायबिलिटीज यहाँ पर आपको बता के रखिए आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो सारा आपको एक रिटन फॉर्म में आप इन लोगों ने आपको बता के रखा हुआ है। फिर नीचे अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्लियर एंड वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या सारा काम एकदम प्रॉपर मैनर में करके रखा है। यहाँ पर आप हर एक काम की डिपार्टमेंट्स बना के रखे होंगे। डिपार्टमेंट्स के बाद में जो भी काम हो रहा है उसको पूरा प्रॉपर आपके पास में हैंड क्या बोलते हैं कंप्यूटराइज हो सकता है या फिर हैंड रिटन हो सकता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि देखो यहाँ पे पहला वाला डिसएडवांटेज तो ये निकल के आ रहा है कि जब भी आप निर्णय लेने की बात करते हैं यहाँ पर तो जो आपके डिसीजन रहते हैं वो कई बार डिले हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर रिलेशनशिप को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो टॉप लेवल वालों ने एक बार जो आपको बोल दिया कि काम करना है मतलब करना है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि उस काम को करते समय हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें कई बार पॉसिबल नहीं होती, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है। फिर तीसरी चीज यहाँ पर क्या निकल के आती है, यहाँ पर इनिशिएटिव कोई भी व्यक्ति लेता नहीं। इनिशिएटिव का मतलब है कि आगे आके कोई भी व्यक्ति इस काम को कभी करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करता है, उसको खुद के लिए पहले निर्णय सोचने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा है कि भैया ये आप खुद भी बना के चलते हैं अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहीं पे क्या होता है थोड़ा बहुत इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिलता ही है। तो अब देखो इन्होंने क्या बोला, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बोला है कि पीपल वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेटिंग विद द ईच अदर इन द कोर्स ऑफ वर्क। कि यहाँ पर क्या है कि सारे लोग बाग जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं, अपने काम को भी कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड दी स्मॉल सोशल ग्रुप्स। की भैया उन लोगों ने एक तो दोस्ती यारी बना ली और छोटे छोटे अपने ग्रुप्स को डिवाइड कर लिया। और यहाँ पर क्या है कि जो ये जो नेटवर्क है या फिर ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की आप जब बात कर रहे हैं तो ये किसके बेसिस पे डेवलप होता है, बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। तो बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप आपको ये थोड़ी चीजें देखने को नजर आती है।
नेक्स्ट आपके पास में से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो भैया इसका पहली चीज तो ये है कि अगर मुझे किसी के साथ में फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, अगर मेरी किसी के साथ में दोस्ती यारी है, तो मुझे क्या चीज देखनी पड़ेगी कि अगर मेरा और उस इंसान का कॉमन इंटरेस्ट अगर शेयरिंग हो रहा है ना, जैसे मान लो उसको भी खाने पीने की चीजें पसंद है, मेरे को भी खाने पीने की चीजें पसंद है, भले एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है, तो भैया हमारे कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर हमने बात करी, कॉमन इंटरेस्ट है, तो भैया हम दोनों में दोस्ती यारी अच्छी हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो भी चीजें होती बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप है ना। तीसरी दूसरी चीज क्या आ जाएगी, यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अब यहाँ पर अभी हमने जैसे पहला वाला पॉइंट देखा, पहले वाले पॉइंट में क्या बोला कि कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बात करी हमने। तो जब हम कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो कॉमन इंटरेस्ट क्या बोलता है कि किसी न किसी एक प्रकार की सोच के ऊपर हमने बात करी थी। तो यहाँ पर हो सकता है भाई कॉमन टेस्ट है ना, एक जैसी पसंद होगी, भाषा हो सकती है, धर्म हो सकता है, कल्चर हो सकता है, इन तीनों चारों चीजों के ऊपर यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका डेवलप्ड होता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिटन रूल्स और रेगुलेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर साथ में लेके चलोगे तो कोई समस्या नहीं है, आप एक जैसा भी लिखोगे तो चल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेल्फ वर्थी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि भैया किसी न किसी एक व्यक्ति से लगाव हो जाता है इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर आपके और उसके थॉट मिलते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड भी आपको नजर आने लग जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज विद ईच अदर। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको क्या देता है कि जो भी आपका एम्प्लॉय है उसके साथ में आप सोशलाइज कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आप उसके साथ में सोशलाइज कनेक्ट हैं तो आपकी और उसकी दोस्ती यारी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अब कई बार क्या होता है, जब ऊपर वाले लोगों की तरफ से प्रेशर बनता है तो भैया वही दोस्त आके आपको मुश्किलों में से निकाल के देता है। मतलब मुश्किलों में अगर आपको डाल दिया गया है टॉप लेवल की तरफ से, तो आपको वहां से कैसा ना कैसा वो निकाल के ले आएगा। तीसरा है, तीसरा तो नहीं है भैया, नेक्स्ट आपके पास में डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या बोलता है, रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द पॉसिबिलिटी व्हेन द एम्प्लॉय इज द मेंबर ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि अगर वो इंसान फॉर्मली भी देखे या इनफॉर्मली भी देखे, अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मतभेद आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में क्या देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर के पॉइंट पे, इट इज जनरली प्रीफर द स्टेटस क्वो एंड एग्जिस्टिंग वर्क रूटीन एंड चेंज आर रिगार्डिंग एज द थ्रेट टू बी बिलीफ एंड वैल्यूज। अब देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि बिलीफ और वैल्यूज मतलब विश्वास की बात कर लें या किसी वैल्यूज की बात कर लें, है ना, तो उसमें क्या होगा कि प्रैक्टिकली कुछ चीजें जो जॉब रूटीन के अंदर हमको करनी चाहिए थी वो जॉब रूटीन के अंदर हो नहीं पाती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्ती यारी तो हो सकता है जो काम आपको समय पे खत्म करके देना था वो काम कई बार डिले हो जाता है। तीसरा वाला पॉइंट क्या आता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इट्स ओन नॉर्म्स, कि भैया यहाँ पर क्या है कि उसके खुद के क्या है रूल्स, और जब खुद के रूल्स रेगुलेशन है तो भैया उन रूल्स रेगुलेशन के आधार पर काम करना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या है कि भैया वो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर के आधार पर काम होता है। तो कई बार जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम आपका जल्दी हो जाना चाहिए था वो कई बार क्या होता है, लेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट है आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, देखो इसके भी कुछ सिद्धांत है, हर एक काम जब हो रहा है तो बिना सिद्धांत से तो होगा नहीं। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, पहला वाला पॉइंट क्या निकल के आया था, डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर भी क्या है कि जब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के पास में क्या रहेगा, इफिशिएंट तरीके से वो अपने काम को जानता है, तो कोशिश क्या करेगा भाई जल्दी से जल्दी वो अपने काम को क्या करे, खत्म करे। दूसरा वाला बोला है अटेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे अटेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जिसको जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक कॉमन गोल है, तो गोल तो ही सी, अब उस गोल को अगर हमको अचीव करना तो हमको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसके लिए हम कौन कौन सी चीजों को अपना सके ताकि वो गोल हमारा जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, अचीव हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास में यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, देखो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन अ सच वे दैट एग्जिस्ट द यूनिटी ऑफ कमांड, की भैया जो भी आपके पास में आदेश वगैरह आ रहे हैं वो किसी एक सिंगल लीडर की तरफ से आनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। आप लोगों ने ये यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ पे याद आ रहा होगा, आपको याद करके बताना कमेंट बॉक्स में, यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये कौन से वाले चैप्टर में पढ़ा था और किसका प्रिंसिपल है, ठीक है, देखेंगे हम लोग, आप कमेंट में करके बताते कि नहीं बताते क्या है। फिर अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलती है, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टैटिक। अब देखो जो भी चीज हमने बनाई वो एकदम स्टैटिक तो नहीं है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ताकि जब भी रूल्स रेगुलेशन को हम थोड़ा सा मोल्ड करें तो चीजें चेंज हो जानी चाहिए। फिर इन्होंने बोला तीसरा कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इंटरप्राइजेस में अगर एक हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए तुरंत तैयार हैं। अगर दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए हम तुरंत तैयार है तो भैया क्या मालूम पड़ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फ्रूटफुल वे में काम करती जा रही है और हमें सारे जो टारगेट है वो हमारे जल्दी से जल्दी अचीव हो रहे होंगे।
चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है हमारे पास में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या बोलते हैं कि असाइनिंग वर्क टू अदर, कि जो भी मेरा काम है वो काम क्या कर दिया मैंने, असाइन कर दिया किसी दूसरे की तरफ, और वही क्या, गिविंग देम टू अथॉरिटी टू डू दिस वर्क। अब इसमें क्या हुआ कि भाई जो मेरा काम था वो काम मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया, और वो जो दूसरा व्यक्ति है वही मेरे काम को पूरा करके दे रहा, तो उसको हमने क्या बोला, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या बोलती है आगे कि इट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी विद द अदर, कि भैया जो भी मेरा काम था वो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या करा, असाइन करा, असाइन करने के साथ में उसको शेयरिंग करवा ली। नेक्स्ट क्या बोलता है, बेसिक एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। भैया कुल मिला के हमने जो डिवीजन ऑफ वर्क करके रखा था पहली वाली एक्टिविटी में, उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस प्रिंसिपल का यूज किया। तीसरा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन इज ऑलवेज डन विद इन दी सर्टेन लिमिट। अब देखो जो भी हमारे काम है वो एक लिमिट के अंदर होने चाहिए, तो उन लिमिट्स के आधार पर हमने ये पूरे काम करें। फिर क्या बोला है, डेलीगेशन डज नॉट एम्फसाइज रिड्यूसिंग इन दी अथॉरिटी ऑफ सुपरवाइजर। अब देखो यहाँ पे सुप्रीम पर्सन की जो भी अथॉरिटी वगैरह रहेगी उसके बेसिस पे हमने क्या करा है, उस काम को या फिर उसकी अथॉरिटी को थोड़ा सा कम कर दिया जब हमने उस चीज को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बांट लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिमेंट और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए इससे कुछ एलिमेंट निकल के आते हैं। पहला एलिमेंट क्या है कि हमने हमारे ड्यूटी और टास्क को अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करके रखा है ना। अब इसमें अगर मेरा कोई काम होगा तो वो काम मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में असाइन करके रखा है। साथ में देखना पड़ेगा कि जो भी हमने काम दिया है अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो काम ठीक ढंग से होना चाहिए, क्योंकि हमने जो ड्यूटीज थी वो सबऑर्डिनेट्स के अंदर क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा पॉइंट इसमें देख रखा है ग्रांट्स ऑफ द अथॉरिटी। अब इसमें क्या है कि इट्स मीन गिविंग द राइट टू सबऑर्डिनेट। भैया जो भी काम था वो काम का पावर या फिर वो अधिकार मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अब यूज टू बी नेसेसरी रिसोर्सेज रिप्रेजेंट दी सुप्रीम, कि भैया जो भी काम है वो हम किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू करवा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी में हम मेजरमेंट करेंगे भैया वो काम जो भी आप व्यक्ति को सौंपा गया था वो काम किस प्रकार से हो रहा था। तो यहाँ पे क्या बोला, वंस अ ड्यूटी विल बी असाइन्ड एंड अथॉरिटी इज ग्रांटेड, सबऑर्डिनेट आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द ड्यूटीज एंड असाइन फॉर देम, कि भैया जो भी आपको ड्यूटीज वगैरह असाइन करी गई है वो सबऑर्डिनेट को फुलफिल तो करनी पड़ेगी, और साथ में उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया वो ड्यूटीज को सही ढंग से सही प्रकार से एग्जीक्यूट करें। आगे चलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है हमारे लिए कि मींस वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया हमने करा कि जो भी हमारी अथॉरिटी थी उनको हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग भागों में, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हमने क्या करा, जैसे इसका डिवाइड कर दिया तो जो पावर था वो पावर भी साथ में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा था, सेंट्रल में से हमने सोचा कि भैया हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला क्या होता है कि जो भी बर्डन था किसके पास में, टॉप लेवल के पास में, टॉप लेवल वाला जो बर्डन था उन लोगों का थोड़ा सा कम हो गया। साथ ही साथ में क्या हुआ कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज थे वो भी थोड़ा बहुत मोटिवेट होकर काम करेंगे, और जब वो लोग मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फर्म को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलते जाएगा। फिर अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर वो बात करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग उनकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ में क्या है कि वो लोग क्या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजों के ऊपर जब काम करेंगे, भैया बाहरी रूप से भी काम कर रहे हैं आंतरिक रूप से भी काम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से अच्छे काम करते जाएगा। उनको मालूम पड़ता जाएगा उनके लिए थ्रेट क्या है, उनके लिए उनकी पावर मालूम पड़ती जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ मालूम पड़ती जाएगी। अगला पॉइंट है इसके एडवांटेज या फिर इंपॉर्टेंस। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि जो भी टॉप लेवल के ऊपर जितना भी बर्डन था वो बर्डन या फिर जो वर्कलोड था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, और जो भी काम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो वो टाइम के आधार पर और जॉब रूटीन के आधार पर अलग अलग बेसिस पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उन्होंने बोला बेटर डिसीजन। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इन्होंने काम को जब अलग अलग लोगों के हाथों में बांट दिया तो वो एग्जीक्यूटर या फिर वो जो भी मैनेजर रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस काम को सही ढंग से या सही प्रकार से कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। तीसरा वाला पॉइंट बोला ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है कि यहाँ पर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इंटरप्राइज के अंदर कि अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर क्या देखना पड़ेगा आपको, इनोवेशन भी देखनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी भी देखनी पड़ेगी। जैसे आजकल पहले के टाइम पे क्या था, शैम्पू आते थे तो शैम्पू सिर्फ शैम्पू वाला आता था कि भाई बाल आपके साफ सुथरे हो जाएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके साथ में कंडीशनर भी आपको देखने को मिल जाता है, वहीं एंटी डैंड्रफ वाली चीजें भी देखने को मिल जाती है। तो वहीं क्या हो गया, उसी प्रोडक्ट के अंदर डिवाइडिंग भी हो गया, मतलब डिवाइड करते जा रहा हूँ चीजों को। तो मित्रों कोशिश करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो विंग्स क्लासेस के साथ में बने रहिए और
अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।